गुड। जी कर तो दिया। अब आज तो हम करने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में जो हम अकाउंटिंग साइकिल को देखने वाले हैं वो ये है कि जर्नल से अब जो डेटा है वो प्रोसेस होके अपने स्पेसिफिक अकाउंट्स में कैसे सेटल होंगे। जैसे हमने कहा कि अकाउंट्स क्या है, वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है किसी एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं एक एसेट्स के बारे में या स्पेसिफिक एक लाइबिलिटी, इक्विटी या रेवेन्यू या एक्सपेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल पिछली बार आपको मैंने बताया कि ये जर्नल जो हमने बनाया, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन हो गए थे, कैश में भी हुई, क्रेडिट में भी हुई, लेकिन अब ये बताना कि हमारे पास कैश पोजीशन कितनी है, तो इसके लिए हमें डेटा कहाँ से मिलना चाहिए। उसके लिए जो डेटा प्रोसेस होके जाएगा उसको कहते हैं लेजर्स। तो हम अब क्या करेंगे, जितनी भी ये हमारे सेपरेट अकाउंट्स हैं इनके सेपरेट लेजर्स बनाना सीखेंगे कि लेजर्स कैसे बनते हैं और उसमें ये डेटा प्रोसेस होके कैसे पोस्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेटा को इंटर कर दिया, मतलब यह है कि डेटा ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अब ये डेटाबेस में यहाँ पे ये डेटा एंट्री सिस्टम है, जर्नल जो है। अब ये जर्नल में जब डेटा इंटर हो गया है, अब इससे प्रोसेस होके वो अपने अकाउंट्स में कैसे सेटल होगा, ये आज हम सीखेंगे। हर एक अकाउंट को देखेंगे कि ये जो जितनी भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं ये कैसे बनते हैं, और फिर लेजर अकाउंट्स के बाद हमारे जो समरी है वो समरी कैसे बनेगी, और समरी के बाद फिर हमारे फाइनली जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फॉर्मेट के साथ कि जो लेजर होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, अब लेजर का फॉर्मेट हम यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता दूं कि टी अकाउंट्स ही हम यूज़ करेंगे। टी अकाउंट्स कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। हमारे टी अकाउंट कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक टी अकाउंट है। अगर आप देखें ये इट्स लुक लाइक अ टी। अब ये टी अकाउंट जो है इसमें हमेशा जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो कहलाएगा डेबिट साइड, और जो राइट साइड होगा वो कहलाएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, ये लाइन मैंने गलत जगह पे डाल दी हुई है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या है हमारे लेफ्ट साइड विल बी कंसिडर एज डेबिट एंड राइट साइड विल बी कंसिडर एज क्रेडिट। ठीक है, ये दो है। एक्चुअली मैं टी अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, टी अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ, अब मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, लाइक कसम दोनों दोनों जेब में पड़े हुए हैं। काइंडली आप लोग अपने जो माइक हैं वो म्यूट कर दें। जब आपने क्वेश्चन करना होगा तब माइक को आप ऑन रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये टी अकाउंट यूजुअली जो प्रैक्टिस है, अब हमारा जितना भी ई सिस्टम है, ई सिस्टम में ये टी अकाउंट बन के नहीं निकलता, लेकिन ये टी अकाउंट मेंटेन होता है मैनुअली। यानी हम अभी भी स्टूडेंट से टी अकाउंट ही बनवाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में इजी है, और एक बार समझ आ जाए तो जल्दी जल्दी इससे काम हो सकता है, क्योंकि हम यूजुअली बहुत कम ट्रांजैक्शन रखते हैं अपने ये क्या कहते हैं अपने प्रॉब्लम्स में। जो भी क्लास वर्क होती है उसमें प्रॉब्लम में कम टाइम लगते हैं। मैं साथ ही आपको एक और जो इसका स्टैंडर्ड लेआउट है वो भी बता देता हूँ कि जो हमारा रनिंग बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि टी अकाउंट्स
अकाउंट्स, ठीक है। यानी अकाउंट जो है टी अकाउंट्स कैसे होगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रनिंग बैलेंस लेजर। ये जो आजकल जितने भी सर आप बोर्ड नहीं यूज करते, वो बेहतर नहीं रहेगा? क्या बोर्ड, कौन सा बोर्ड? सर बोर्ड नहीं यूज करते, वो बेहतर नहीं रहेगा एक्सेल के निस्बत? व्हाइट बोर्ड नहीं यूज कर रहे? नहीं नहीं, बोर्ड नहीं, क्यों? अगर बोर्ड इस्तेमाल करूंगा तो उसपे लिखना जो है वो इतना फिर इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। एक्सेल में अब ये है कि वो थोड़ा बहुत वो कैलकुलेशन वगैरह इफेक्टिवली खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। नहीं सर, इधर ही ठीक है, एक्सेल में ही ठीक है। हाँ, अच्छा देखें अब होगा क्या। यहाँ पे अगर टी अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा होगा कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। इस तरह जितने भी अकाउंट्स हैं उनके तमाम के तमाम के अकाउंट इस तरह बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं एक बना देता हूँ समझाने के लिए कि कैश जो अकाउंट है वो जो रनिंग बैलेंस लेजर होगा उसके मुताबिक कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन जो हम फॉलो करेंगे, जो पेपर में फॉलो करेंगे वो ये है, मिड टर्म मोस्ट प्रॉपर्ली कि वो ऑनलाइन ही हो जाए, तो वो अगर एक्सेल वगैरह में आपने करना होगा तो वो आप फिर ये रनिंग लेजर भी उसमें कर सकते हैं। वो इतना यानी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता एक्सेल में, लेकिन मैनुअली वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अभी देखें ये जो टी अकाउंट है, इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो डेबिट अकाउंट है, इसमें सबसे पहले हम एक कॉलम मेंटेन करते हैं डेट। वैसे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। पार्टिकुलर्स या हम कहते हैं क्रॉस अकाउंट। क्रॉस अकाउंट मतलब ये है कि इसके बरखिलाफ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये हमारा डेबिट है, यहाँ पे डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ही लिख लेता हूँ, ठीक है, अमाउंट। फिर दोबारा आ जाएगा डेट, क्रॉस अकाउंट और अमाउंट, ठीक। अच्छा जी, अब हमने करना क्या होगा, हमने ये देखना होगा कि हमारी जो डेटा एंट्री हो चुकी थी पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था उसी को हम लेके जा रहे हैं कि हमारा जर्नल है, यहाँ पे हमारी एंट्री पास हो चुकी थी। ये जितनी भी एंट्री पास हो गई है, अब हमने इसमें से कैश को ढूंढ के उसको प्रोसेस, उसका डेटा प्रोसेस पोस्ट करना है किसमें, लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। इस लेजर अकाउंट में उसको पोस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो कैश की एंट्री हुई है वो 1 जनवरी की हुई है, और ये कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कैश क्या हुआ है, डेबिट। और कितना डेबिट हुआ है, 500,000 हुआ है। तो मैं अपने लेजर अकाउंट में इसको जब पोस्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे वो डेट लिख लूंगा कि यहाँ पे 1 Jan 20 को कैश डेबिट हुआ था, कितना, 5 लाख डेबिट हुआ, ठीक है। अब ये देखें मैंने अमाउंट लिखा है लेकिन क्रॉस अकाउंट मैंने नहीं लिखा। अभी क्रॉस क्या है, हमने यहाँ पे, क्योंकि ये अकाउंटिंग जो है हमें ऐसे डेटा प्रोवाइड करता है कि हम एक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है उसको लिंक कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। यानी फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कैश हमारे पास 500,000 आया, तो ये कौन से अकाउंट में से आया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कि ये जो हमारे पास 5 लाख आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कैपिटल से। ये क्या कहाँ से आ गए हैं, कैपिटल से, अब्दुल्ला कैपिटल। अब देखें आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसमें किसके यहाँ से आए थे, वसीम कैपिटल से। तो वहां पे जो आप कैश अकाउंट बनाएंगे वहां पे वसीम कैपिटल आएगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जो अब्दुल्ला कैपिटल, ठीक है, अब्दुल्ला कैपिटल, ठीक है। अब ये देखें ये कैश है, तो जब ये कैश है ऊपर, तो नीचे जितने भी क्रॉस अकाउंट है इसमें कैश का नाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि करस्पॉन्डिंग अकाउंट, क्रॉस अकाउंट मतलब यह है कि उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि कैश डेबिट हो रहा है 5 लाख से, और इसका जो क्रेडिट बैलेंस है यानी इसकी जो क्रेडिट एंट्री है वो कहाँ पे है, वो है अब्दुल्ला कैपिटल में, ठीक है। अब दूसरी बात ये, अब हमने पिछली बार जो ये भी सीखा था कि इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी मेंशन इन डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट मस्ट बी मेंशन इन क्रेडिट।
तो अब ये टी अकाउंट में भी देखिए क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन एसेट हुआ है। कैश क्या है? एसेट है। तो इसको हमने कहाँ पे मेंशन किया? यहाँ पे मेंशन किया 500,000। अगर कैश में कोई डिक्रीज होगा तो वो कहाँ पे मेंशन करेंगे? वो हम क्रेडिट में मेंशन करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट साइड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट कंसीडर होगा और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट कंसीडर होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमेशा यही होता है। आप जो भी कॉलम बनाएंगे उसमें लेफ्ट हमेशा डेबिट होता है और राइट क्रेडिट होता है। हाँ, आप अपना बिजनेस शुरू कर दें और आप कहते हैं कि सर मैं आपका नहीं मानूंगा, मैं खुद क्रेडिट जो है लेफ्ट पे रखूंगा और डेबिट जो है राइट पे रखूंगा। भाई आपका बिजनेस है, आपका जो मन चाहे वो करें, लेकिन आपके अकाउंट्स कोई और खोल के देखेगा तो उसको कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंटेंट्स ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम हमेशा लेफ्ट साइड को क्रेडिट कंसीडर करेंगे और राइट साइड को डेबिट कंसीडर करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये मैं कॉपी करके जिनकी अटेंडेंस आ गई है अच्छा जी, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। ये हमारी पहली एंट्री पोस्ट हो गई है। ये पोस्टिंग किसकी हुई? कैश की। अच्छा, अब अगर आप पेंसिल के साथ या आप पेपर में कर रहे होते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि ये एंट्री मैंने पोस्ट कर दी है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम में लिख रहा हूँ ताकि हमें पता लग सके कि ये पोस्ट हो चुकी हुई है या नहीं हुई। वैसे इस पोस्टेड का कोई चक्कर नहीं होता, ये कोई चीज नहीं होती, ये आपके समझाने के लिए है। हमने कहा कि पहले हमारी कैश की जो एंट्री है वो पोस्ट हो चुकी है। दूसरी अगर हम ट्रैक करें तो दूसरी एंट्री कहाँ है कैश की? ये देखें 2 जनवरी में कैश की एंट्री हो चुकी हुई है। 2 जनवरी में कैश की एंट्री क्या हुई है? वो क्रेडिट में हुई है। ठीक है, अब देखें कैश क्या हुआ था? क्रेडिट। जब ये कैश क्रेडिट हुआ है तो हम दोबारा कहाँ जाएंगे? कैश के लेजर में जाएंगे। कैश के लेजर में आए और हमने कहा कि कैश कौन सी तारीख को? ये है भाई 2 जनवरी 20 को कैश क्रेडिट हुआ है, यानी कैश में कमी हुई है। ये देखें एसेट में कमी, रेंट की वजह। तो एसेट में कमी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैश एक एसेट है, उसमें कमी हो गई है। कितनी कमी हुई है? यहाँ पे देखें, हम देख रहे हैं कि 1,20,000 रुपए की कमी आ गई है। तो यहाँ पे 1,20,000 हम लिख लेंगे, 1,20,000। अब कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट हमने वजह लिखना है कि ये कैश किस वजह से कम हुई है, ये कौन से अकाउंट में पैसे चले गए हैं। तो वो भी हमारी जर्नल में मेंशन है कि 1,20,000 कहाँ चले गए हैं? वो प्रीपेड रेंट में चले गए। देखिए प्रीपेड रेंट। तो अब यहाँ पे जो क्रॉस अकाउंट आएगा वो आएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमने लिया था 6 मंथ जो है हमारा रेंट एडवांस पे हुआ था, तो मैंने प्रीपेमेंट लिया था। आपका जो एग्जांपल था उसमें एक ही मंथ था, तो वहां पे रेंट एक्सपेंस आ रहा। क्योंकि मेरा ये एसेट है तो इसलिए इसके साथ एक्सपेंस लिखने की जरूरत मुझे पेश नहीं आ रही। मैं सिर्फ इसको प्रीपेड रेंट ही मेंशन कर रहा हूं। प्रीपेड रेंट भी क्या हो गया? हमारा पोस्ट हो गया। तो आपको समझाने की खातिर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लूंगा कि ये कैश की पोजीशन ये भी पोस्ट हो गई, पोस्टेड। ठीक है, इसके बाद अब ये देखिए जनवरी 4 को यहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शन है? यहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया और ये ट्रेड क्रेडिटर यानी हमने उधार पे खरीदा है। इसी तरह हमने फिर इक्विपमेंट खरीदा, और जब इक्विपमेंट खरीदा ये 6 जनवरी को जब हमने इक्विपमेंट खरीदा तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन हो चुका हुआ है, पार्टली पेड कैश। ठीक है, क्रेडिट हुआ है। हाँ, क्रेडिट हुआ है। तो ये देखें जो कैश क्रेडिट हुआ है यानी कैश की पेमेंट हुई है, कैश में कमी आई है। तो हम मेजर अकाउंट में यहाँ पे आएंगे और डेट जो है हमारा 6 जनवरी 20, और ये किसकी वजह से? ये इक्विपमेंट की वजह से। कितना इसमें कैश में कमी आई भाई?
300,000 की इसमें कमी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम बाकी देखते हैं। ये भी हमारा पोस्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्टेड, ठीक है। आप अगर इसको मैनुअली करेंगे तो आप एक पेंसिल के साथ क्लिक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ कैश भी क्या हो गई है, मैंने ट्रांसफर कर दी है या पोस्ट कर दिया है किसमें, उसके लेजर अकाउंट पे। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 8 जनवरी को एक बार फिर कैश ट्रांजैक्शन हुई है। 8 जनवरी को जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है उसमें भी कैश में कमी आई है, कैश में कोई इजाफा नहीं हुआ। और हम कहते हैं कैश एक एसेट है और एसेट में कमी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हम ये कौन सी 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी को यहाँ पे दोबारा लिख लूंगा कि ये कमी है कैश में 8 जनवरी 20 को, किसकी वजह से। अब ये वजह क्या है, देखें कैश में कमी आई है किसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट स्टेशनरी, ठीक है। और कितनी कमी आई है, ये आई है 35,000 की, ठीक है। तो 35,000 ये भी कैश में कमी हो गई। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोस्टेड। आप अगर पेंसिल के साथ करेंगे तो इसको क्लिक कर दीजिएगा कि ये हो चुका हुआ है। फिर इसके बाद मेरे पास एक और कैश की ट्रांजैक्शन है, वो 9 जनवरी की हुई है और उसमें भी कमी है और वो स्टोर सप्लाई की वजह से कमी है। तो 9 जनवरी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 जनवरी 2020 और किसकी वजह से, स्टोर सप्लाई, वेरी गुड, स्टोर सप्लाईज। और कितने अमाउंट, 1500, ठीक है। ये देखें 1500 उसकी अमाउंट थी, ठीक है, 1500 ये भी कमी हो गई। अब इसके बाद ये क्योंकि हमारा पोस्ट हो चुका है तो इसमें मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ पोस्टेड, ये भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन हुई। फिर यहाँ पे ट्रेडर को हमने पैसे वापस किए, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, उसको हमने कैश पे किया। कितना, 50,000 कैश पे किया। कब, 10 जनवरी 2020 को। तो एक बार फिर यहाँ पे 10 जनवरी 20 को हमने ट्रेड क्रेडिटर, मैं क्रेडिटर ही इस बार लिखता हूँ, अकाउंट पेएबल मैं नहीं लिख रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर को हमने पेमेंट की कितनी, 15,000, ठीक है। 50,000 की पेमेंट हो गई। तो ये कैश पेमेंट, तो कैश में डिक्रीज, और कैश एक एसेट है, एसेट में डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होती है। फिर इसी तरह हम इसको कह देते हैं कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, पोस्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास कैश रिसीट हो गई, ठीक है। अब कोई बता सकता है ये जो कैश रिसीट हुई है, डेबिट हुई है, तो ये हमारे टी अकाउंट्स में कहाँ पे जाएगी, डेबिट हुई, या राइट, डेबिट आएगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये किस वजह से, सर्विस रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और हम कहेंगे 12 जनवरी। अब देखें कि हमारा पहले था जो कैश मौसूल हुआ था वो ऑनर की से हुआ था, और फिर जाके 12 जनवरी को हमें कस्टमर से मौसूल हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर्विस रेवेन्यू, यानी हमें ये कैश कहाँ से आया, अपने रेवेन्यू से आया, सर्विस रेवेन्यू। और ये कितना आया था, ये जो 3,500, ठीक है, 3,500। तो 3,500 हमारे पास कैश मौसूल हो गया था। कब, 12 जनवरी को। ये भी मेरा पोस्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टेड इसलिए लगा रहा हूँ, ये मेरा एक रफ वर्क है, ये कोई ओरिजिनली इस तरह नहीं होता। रफ वर्क इस तरह है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मुझे कैश की कोई ट्रांजैक्शन मिस ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो 17 जनवरी को ट्रांजैक्शन ट्रेड डेटर टू सर्विस रेवेन्यू हुई, तो यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैश इफेक्ट नहीं होगा। फिर मैं मूव फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि 20 जनवरी को कैश मौसूल हुआ है
और एक कैश Debit मौसूल हुआ। कहाँ से हुआ? ट्रेड डेटर से, यानी हमने ट्रेड डेटर वो पहले ट्रेड डेटर को हमने चार्ज किया और फिर ट्रेड डेटर ने जो है हमें पैसे दे दिए, तो वो मैं लिख लूंगा कब? 20th जनवरी 20 को। तो 20th जनवरी 20 को ट्रेड डेटर से, ट्रेड डेटर कौन होता है? अकाउंट रिसीवेबल। कितने मौसूल Yes. हुए हैं जी? 15,000 15,000। ठीक है, कितने मौसूल हुए हैं? 15,000। तो ये 15,000 15,000 हमें कैश मौसूल हो गया। ये भी हमारा पोस्ट हो गया, तो मैं ये कैश के सामने पोस्टेड लिख लेता हूँ कि ये भी हमारा पोस्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस टू यूटिलिटी बिल पेबल, इसमें कोई कैश की सर ट्रांजैक्शन। नमाज की ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, नमाज की ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कैश जब हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, अभी 2 एंट्रियां रहती है। अब क्या करेंगे? ये देखें, डेबिट हो कैश रहा है। जो है वो डेबिट हो रहा है Debit 27th को, यानी कैश मौसूल हो रहा है कहाँ से? सर्विस रेवेन्यू से। कितना? 7,500। एक बार फिर 27 को हम जाएंगे और इसको डेबिट करेंगे। 27 जनवरी 2020 सर्विस रेवेन्यू से 7,500। ठीक है, 7,500 हमें कैश मौसूल हुआ, तो हमने उसको डेबिट किया। ये भी हमारा क्या हो गया? पोस्ट हो गया, पोस्टेड। और फाइनली हमने कैश पेमेंट की 29th जनवरी। कैश की पेमेंट हुई 4,500 और किसकी वजह से? वेजेस एक्सपेंस की वजह से 4,500 मैं एडवांस में पोस्टेड लिख लेता हूँ और यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ 29th जनवरी 29 Jan 20। वेजेस एक्सपेंस की वजह से कैश में कमी आई। कितनी कमी आई कैश में? 4,500। वेरी गुड। ये हमारी कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अब जनवरी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होके पोस्ट हो चुकी हैं अपने लेजर अकाउंट में। ये हो गया कैश। इसके बाद जितनी भी बाकी अकाउंट्स हैं वो भी हम मेंटेन करेंगे। अब हम लेते हैं ब्रेक नमाज के लिए। ऑनलाइन ही रहते हैं अपने घरों में कैश की वजह से इसमें इंक्रीज आया कितना? 1,500। तो ये भी पोस्ट हो गया। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अगर मेरे पास पेंसिल हो, वैसे मैं लिख लेता हूँ पोस्टेड। ठीक है, अभी स्टोर सप्लाई में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर इसके बाद ये 50,000 तो हमारा पोस्टेड था ना, मैंने नहीं लिखा था, ये तो हो चुका है। अच्छा, क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट अब शुरू हो गया है। सर्विस रेवेन्यू अकाउंट जो है अब मैं मेंटेन करूंगा और वो क्रेडिट से शुरू हो रही है और हम कहते हैं इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो वो कब हुआ है? 12th जनवरी को कैश की वजह से। तो अब यहाँ मेरे पास एक और अकाउंट आएगा, इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और कुछ अकाउंट मैं पहले से ही बना देता हूँ ताकि, अच्छा इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ये ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट। सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट कब हो रहा है जनाब? हमारा पहला ट्रांजैक्शन सर्विस रेवेन्यू 12th जनवरी क्यों हुआ? तो 12th जनवरी हमारे ट्रांजैक्शन डेट है और ये सर्विस रेवेन्यू हमारे पास कैश में आई थी। सो ये कैश अकाउंट जो है करस्पॉन्डिंग इसका डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रही है सर्विस रेवेन्यू। कितने से जी? 3,500 से। तो ये हमारी पोस्ट हो गई, यहाँ पे मैं पोस्टेड लिख लेता हूँ और ये यहाँ पे 3,500 आ गई। इसके बाद मैं सर्विस रेवेन्यू को ढूंढूंगा कि क्या हमारे पास कुछ और भी सर्विस रेवेन्यू के अकाउंट्स मौजूद हैं। जी हाँ, मौजूद हैं। ये देखें, ये सर्विस रेवेन्यू टू ट्रेड डेटर है। ये कब है? 17th जनवरी को। तो ये 17th जनवरी 20th
ट्रेड डेटर की वजह से, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कितना है, ये जनाब है ये हमारा 15,000 15,000। 50,000 तो ये 15,000 क्रेडिट हुआ सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा सर्विस रेवेन्यू के अकाउंट ये भी पोस्ट हो चुका है, और इसके बाद हमारे पास सर्विस रेवेन्यू का कोई भी दूसरा ये है 7,500, ये भी है, ठीक है। ये भी मैं पोस्टेड लिख लेता हूँ, ये भी पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और 7,500 ये कैश में हुआ था, और ये कौन सी डेट को हुआ है ये भी देख लेता हूँ, ये कौन सी डेट को हुआ, ये हुआ 27th को। तो 27 जनवरी 20th को ये भी सर्विस रेवेन्यू में हमारा क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ। अच्छा, सर्विस रेवेन्यू यानी रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट में आप देखेंगे कि रेवेन्यू में हमेशा क्रेडिट ही मेंटेन होगा, आपको कभी डेबिट नजर नहीं आएगा, और इसी तरह एक्सपेंस में हमेशा आपको डेबिट नजर आ रहा होगा, कभी क्रेडिट नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही बात है कि हम कहते हैं रेवेन्यू या तो होगा या नहीं होगा, यानी सेल्स या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो होगी तो उसमें बढ़ोतरी नजर आएगी, कभी उसमें कमी नहीं आएगी। हाँ, वो जो रिटर्न्स है वो आपको मैं बताऊंगा कि जब भी सेल्स में रिटर्न होगी उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। सर्विस कभी रिटर्न नहीं होती, जो हमारे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस शुरू होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न्स कैसे हो। इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो या तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या नहीं होंगे, कमी कोई चीज नहीं होती है एक्सपेंस में। इसी तरह अब ये रेवेन्यू हमारा हो गया है। रेवेन्यू के बाद हमारे जो अकाउंट्स बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, अब यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं और हमें पता लगता है कि सर्विस रेवेन्यू के बाद हमारे यूटिलिटी एक्सपेंस और यूटिलिटी बिल इसका अकाउंट बचते हैं। तो पहले मैं यूटिलिटी एक्सपेंस का बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट ये कौन सी तारीख को बिल मौसूल हुआ है, 25 जनवरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 जनवरी 20th को, और ये हमारी लाइबिलिटी है, हमने अभी तक पे नहीं की, तो यूटिलिटी बिल पेबल की वजह से यूटिलिटी बिल पेबल, ठीक है, यूटिलिटी बिल पेबल आ गया। कोई मुझे सर आप अपना इंटरनेट एक दफा रीस्टार्ट कर लें, ठीक करा दिए। ठीक है। अच्छा, अब आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में अभी डिस्कनेक्शन नहीं करता हूँ, अगर कोई Yes, sir, आ रही है। हो तो रिस्टार्ट करूँ, ठीक है। जब प्रॉब्लम होगी बस तो ठीक है, वो नहीं सर, कर ठीक लीजिएगा, है अभी। रिफ्रेश हो गया। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब देखें यूटिलिटी बिल पेबल जो है हमारा कितना था, ये था जनाब 3,500। सो 3,500 ये यूटिलिटी बिल पेबल की वजह से यूटिलिटी बिल एक्सपेंस, और यहाँ पे मैं साथ ही बना देता हूँ यूटिलिटी बिल पेबल, यूटिलिटी बिल पेबल, ठीक है। और वो क्रेडिट है कौन सी तारीख को, 25 जनवरी 20th को, यूटिलिटी एक्सपेंस की वजह से, यूटिलिटी एक्सपेंस की वजह से कितना, 3,500। तो ये देखें, ये साथ ही रिकंसाइल हो गए, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस को डेबिट हुआ और यूटिलिटी बिल पेबल जो है कि लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हुई, तो ये भी आपस में रिकंसाइल हो गई। ये दोनों पोस्ट हो गए, दोनों को मैं पोस्टेड में लिख लेता हूँ, पोस्टेड। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास वेजेस एक्सपेंस एक रह गया है, इसकी हमने पोस्टिंग नहीं की तो इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। वेजेस एक्सपेंस कैश की वजह से हुई है, और ये हमारा आखिरी अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉपी कर देता हूँ, ये वाला, तो वेजेस एक्सपेंस कौन सी डेट को है, ये वेजेस एक्सपेंस की जो है 29 को, तो यहाँ पे 29 कर देता हूँ इसको, 29 Jan 20, और कैश की वजह से हुआ था, कैश अकाउंट 4,500। और कितना हुआ, 4,500। 4,500, तो 4,500 ये भी हो गया। 500। इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं करना हूँ तो ये पोस्टेड हो गया। अब ये एक बार फिर मैं देख लेता हूँ कि हमारी कोई ऐसा अकाउंट जो कि हमने पोस्ट नहीं किया हुआ,
यहाँ पे अब मुझे पता लगेगा। देखें ये 2 ट्रांजैक्शन दोनों पोस्ट हो गई, ये भी 2 ट्रांजैक्शन हो गई हैं, ये भी हो गए हैं, ये 3 ट्रांजैक्शन ये भी हो गई हैं, ये भी 2 अकाउंट हो गए हैं पोस्ट, ये भी हो गए हैं पोस्ट, ये भी पोस्ट हो गए हैं, ये भी पोस्ट हो गए हैं, और ये ट्रेड डेटर एक रहता है 15,000। क्या ये हुआ है या नहीं हुआ? ट्रेड डेटर टू सर्विस, ट्रेड डेटर अभी लेते हैं, ट्रेड डेटर जी, नहीं हुआ सर, ट्रेड ट्रेड डेटर का डेटर नहीं हुआ। अकाउंट, ट्रेड डेटर का अकाउंट नहीं बना, तो एक ट्रेड डेटर का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रेड डेटर। वो पहले ट्रेड क्रेडिटर था और ये डेटर है। क्रेडिटर वो होता है जिससे हम कर्ज पे सामान लेते हैं, और ट्रेड डेटर वो होता है जिसको हम कर्ज पे सामान देते हैं। जैसे ट्रेड डेटर की ट्रांजैक्शन 15,000 डेबिट हुई है 17 जनवरी को, 17 जैन 20 को किसकी वजह से? सर्विस रेवेन्यू की वजह से। सर्विस रेवेन्यू ये हमारा क्रॉस अकाउंट आ जाएगा, और कितना? ये जनाब है हमारा 15,000। तो 15,000 हमारा डेबिट हुआ ट्रेड डेटर। अच्छा, अब इसको मैं पोस्ट, अभी देखा आपने ये जो मेरा रफ वर्क है, इसका फायदा क्या हुआ कि जो अकाउंट मिसिंग है वो मुझे पता लगा। ये देखें, ये भी मिसिंग था, देखें 15,000 हमें पे वसूल हुई, 15,000, तो ये भी मिसिंग था। अब इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, और ये कब हुई? 20 जनवरी को। तो यहाँ पे 20 जनवरी को, फिर जनवरी 20 को कैश अकाउंट में हमें पैसे मौसूल हुए, कितने? 15,000। ये हमारे हो गए सारे के सारे ट्रांजैक्शन, जितने भी हैं वो सारे पोस्ट हो गए हैं। अब कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं है कि जो कि पोस्ट नहीं हुई है। तो ये हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं वो हमारे पोस्ट हो चुके हुए हैं। अब इसमें एक फाइनल टच कि लेजर जब हमारे बन जाते हैं, तो लेजर के बाद हम बनाते हैं अपनी समरी, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। अब जब कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप क्लिक करते हैं कि जनरेट ट्रायल बैलेंस, तो वो जनरेट कर देता है। वेयर एज मैनुअली जब आप करेंगे तो यूजुअली क्योंकि हमें ये एट द मंथ एंड चाहिए होता है, तो हम मैनुअली इसको मंथ एंड पे बनाते हैं। लेकिन आपको ये भी मैं जहन नशीन कर दूं कि कुछ बिजनेसेस बहुत फॉर्मल होते हैं, और वो हमेशा जितने भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे उनके 100 के 100 ट्रांजैक्शन क्यों ना हो दिन के, तो वो रोजाना अपनी एक समरी तैयार करते थे जब इवन कंप्यूटर भी नहीं होता था। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है बैंक्स। जितनी भी बैंक्स हैं, मुझे अभी भी याद है कि मैंने बैंक ज्वाइन किया था ईयर 2003, हाँ ईयर 2003 में मैंने यूनाइटेड बैंक ज्वाइन किया था, और वो फेज था कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहे थे अपने सिस्टम को मैनुअल से उसमें अपने क्या कहते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम वो बना रहे थे। लेकिन मैंने वो जो फेज देखा तो उसमें क्या था, मैंने वही MBA किया हुआ था और बैंक में आ गया था एज ऑफिसर ग्रेड 3। तो उसमें हम रोजाना क्या करते थे कि एक समरी यूजुअली तैयार करते थे, जिसको ट्रायल बैलेंस को हम वहां पे कहते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यूजुअली ट्रायल बैलेंस होता था जो कि रोजाना तैयार होता था, इवन के मैनुअली वो मेंटेन होता था शुरू में। अब तो सारे कंप्यूटराइज हो गए, कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेता है। अब समरी को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, ये जितने भी अकाउंट्स हैं, इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं। ठीक है, इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो देखें, अगर रनिंग बैलेंस होता तो मैं बताता कि 29 जनवरी को मेरा 15,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कैश का। इसी तरह मुझे पता होता कैपिटल का भी। समरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जितने भी अकाउंट्स हैं इनके अब हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या चाहिए? बैलेंसेस।
अब बैलेंसेस कैलकुलेट करने के लिए अब देखते हैं कि जो अकाउंट में एक ही ट्रांजैक्शन है उसका बैलेंस तो वही ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन जैसे मेरे कैश अकाउंट है इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे मुझे बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट मेरी रो है इसमें मैं बैलेंस कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल, यानी मैं टोटल लिख लूंगा कि टोटल क्या है, और यहाँ पे टोटल कर दूंगा ये डेबिट साइड वाला, ठीक है, ये हो गया, ये टोटल हो गया। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी लिख लूंगा टोटल, ठीक है, और इसको भी ऐड कर दूंगा, ये तमाम ऐड कर दूंगा, ये मेरा आ गया टोटल। अब जब भी हम टोटल करते हैं तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, नीचे एक लाइन लगा देते हैं कि ताकि पता लगे कि इसके नीचे एक टोटल मौजूद है। तो अब यहाँ पे एक मुशाहिदा कीजिए, ठीक है, मुशाहिदे की बात यह है, और वो मैं कैसे आपका मुशाहिदा बराबर नहीं है कि जब भी आप टोटल करेंगे तो जो भी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी, नहीं सॉरी, एसेट और एक्सपेंस, तमाम ये गौर रखें कि जितने भी एसेट और एक्सपेंस है, ये जब भी हम टोटल करेंगे तो हमें डेबिट ज्यादा मिलेगा और क्रेडिट कम होगा। एसेट और एक्सपेंस में टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अभी देखें, इसको मैं कर देता हूं ब्लू और इसको मैं कर देता हूं रेड, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। ये देखें, ये है 5,26,000 और ये है 5,11,000। तो हमारे कैश में टोटल डेबिट कितने हैं? टोटल डेबिट हमारे कैश में है 5,26,000 और टोटल क्रेडिट कितने हैं? 5,11,000। अब बैलेंस हमारा कितना बचता है? तो बैलेंस के लिए मैं क्या करूंगा, जो साइड बड़ी होगी उससे छोटी वाली साइड माइनस करूंगा, जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली साइड माइनस करूंगा। यहाँ पे एसेट है तो एसेट में हमेशा ये रूल होगा, एसेट में रूल होगा डेबिट माइनस क्रेडिट, और जो लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू है उसमें ये रूल क्या होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट होगा। अब ये देखें क्या करेंगे, हम कहेंगे लेस क्रेडिट्स, ठीक है, लेस क्रेडिट्स। अब क्रेडिट्स कितने हैं, ये देखें 5 लाख हाँ, ये ठीक है, ये आ गया, ये माइनस मैंने लिख लिया। इसके नीचे एक बार फिर मैं लाइन लगाता हूं और ये अब आ जाएगा, मैं करूंगा कि बैलेंस 15,000 फॉरवर्ड। ये कैरिड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? ये है हमारा जनवरी का मंथ, तो ये कैरी फॉरवर्ड जो हुआ ये कौन से मंथ में हुआ, ये हो जाएगा फरवरी के लिए। तो हमारा बैलेंस कितना बनता है? अब इसको फिर मैं एक बार टोटल कर देता हूँ, 15,000 तो हमारा 15,000 ये हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। हमारा जो कैश है आउटस्टैंडिंग वो कितना है? वो है 15,000। अब ये देखें, इक्विटी जो है इसका अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 55 लाख है, लेकिन डेबिट में कोई चीज नहीं है, तो ये एज इट इज मैं इसको कैरी फॉरवर्ड लिख सकता हूँ। यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरीड स्लैश फॉरवर्ड, कितना? 5, ठीक है, ये क्रेडिट में ही रहेगा। इसी तरह ये एक ही ट्रांजैक्शन है तो इसको भी यहां पे मैं लिख लेता हूं कि बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना है, ये जितना भी ऊपर है वो सारा का सारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। इस तरह फर्नीचर है, ये भी एक ही ट्रांजैक्शन है, ये भी मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इसका टोटल जो भी है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद क्रेडिटर जो है, अब देखें यहाँ पे मुझे दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पे भी टोटल लिख लूंगा, यस सर, और इसको ऐड कर दूंगा 150 और ये भी टोटल कर दूंगा और इसका भी टोटल लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 9, ये 9, ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रेड क्रेडिटर क्या है, ये लाइबिलिटी है, और आपको मैंने क्या बताया
कि लाइबिलिटी में हमेशा क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से। तो अभी देखें ये क्रेडिट है, कितना है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू में बताऊंगा कि ये बड़े बड़े अकाउंट है, ठीक है, और 1,50,000 रेड जो है वो कम वाले हैं, ठीक है। अब ये देखें कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट वाली। तो जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी Credit. वाली साइड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरा रूल जो आपको मैंने बताया कि वो माइनस क्या करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए डेबिट को टोटल करके क्रेडिट माइनस करेंगे, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं यानी लाइबिलिटी और इक्विटी और रेवेन्यू, उसमें क्रेडिट को टोटल करके Honorary. उसमें से डेबिट माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेस डेबिट्स, और लेस डेबिट्स कितना है, माइनस साइन के साथ ये, ठीक है। एक बार फिर इसके नीचे 9, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बैलेंस Yes, sir. कैरीड फॉरवर्ड। 1 lakh. तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। वेरी गुड, 1 lakh. ये हो गया 1 लाख। तो हमारा कितना हो गया, 1 लाख हमारा ट्रेड क्रेडिटर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। इक्विपमेंट में आप देखें तो इक्विपमेंट में सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट कोई नहीं है, तो इसका टोटल ही मैं क्या कर दूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख लूंगा। टोटल यानी टोटल, और साथ ही मैं लिख लूंगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, इसमें कोई भी 350. 3,50,000. 50,000, ठीक है। 150,000. ये एक ही है, Yes, तो sir. ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, 35,000. ठीक है। ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15. फॉरवर्ड, और ये जितने भी है 1500 ये आ जाएगा। 1500. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है, इसमें सर्विस रेवेन्यू में देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विस रेवेन्यू में से क्रेडिट होगा, तो डेबिट कोई नहीं है, तो इस सारा का सारा जितना भी टोटल है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल, और साथ ही लिख लेता हूँ कि बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। और ये 6,000. 26,000. अच्छा, ये देखें ये हो गया 26,000. 26,000 हमारा कैरीड फॉरवर्ड हो गया है। इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और ये जितना भी है ऊपर ये सारा 3,500. इसी तरह ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये जो है नॉर्मल प्रैक्टिस तो है, लेकिन अगर एक ही अकाउंट है तो उसको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, यानी अगर आप मैनुअली पेपर कर रहे हैं तो उस तो इतना यानी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आप यही जो अमाउंट है इसको अपने समरी में लिख सकते हैं कि ये जो भी अकाउंट है वो हमें पता लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रेड डेटर। अब ट्रेड डेटर, अब देखें ट्रेड डेटर एसेट है, तो एसेट में डेबिट में से हमेशा क्रेडिट माइनस होता है, तो यहाँ पे टोटल लिख लूंगा, टोटल, तो टोटल तो यही है, और यहाँ पे भी टोटल यही है, ठीक है। अभी देखें एसेट है, तो एसेट के लिए क्या करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेस क्रेडिट, तो माइनस 15,000, तो बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे आ जाएगा Zero, नील, sir. ठीक है, नील। अब ये देखें अकाउंटेंट हमेशा जीरो के बजाय नील लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो और नील में फर्क है, ठीक है। जीरो कोई भी चेंज कर सकता है, कैसे? लेकिन नील जो है कोई चेंज नहीं कर सकता, तो यूजुअली वो नील लिखते हैं ताकि पता लगे कि कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। तो ये हमारे सारे के सारे अकाउंट जितने भी हैं उनके बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं। अब ये बैलेंसेस जब हमारे पास आ गए हैं तो हम अब समरी तैयार कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 29 जनवरी को हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी, और ये ही हमारा क्या है, मंथ एंड है, यानी 31 जनवरी को हमें कोई भी 30 जनवरी या 31 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन
नहीं हुई। तो उसके लिए अब हम जो बना रहे हैं वो बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एवरीवन इज विद मी। इसमें टी अकाउंट्स में, इन बैलेंसेस में किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली क्वेश्चन रेज कर ले, अदरवाइज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप जो कि है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Try balance. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ये जिसका एसेट है, कैश एक एसेट है, उसमें आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेबिट साइड पे लिखा है। हाँ देखिए, तो सर ये डेबिट साइड पे क्यों है? जब ये ब्रॉड फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर होता है तो वो तो फिर क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। हाँ ये Yes, sir. कॉमर है, वो थोड़ा सा हौसला रखें कि कॉमर क्या करते हैं, वो यहाँ पे बैलेंसेस को पहले बैलेंस आउट कर देते हैं, यानी ये जो डिफरेंस है ये 15,000 वो उसने टेक्निकली यहाँ पे लिखना था। ठीक है, उसने लिखना था बैलेंस ब्रॉट डाउन जी लिखना था। और फिर ये जो नए बंदे हैं कभी कभार इनको कंफ्यूजन करते हैं, तो ये एक इजी वे आउट है। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है, एक इजी वे आउट है। तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जब मैंने लिख लिया है तो ये डेबिट के नीचे नजर आ रहा है, तो जो नए लोग हैं अकाउंटिंग में उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ये लिखा हुआ है डेबिट साइड पे तो डेबिट ही है। यूजुअली जहाँ पे अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है और फिर उसको हम कहते हैं कि ये क्योंकि बैलेंस करने के लिए ये इतना है और ये इतना ज्यादा, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं जो कि नए नए अकाउंटिंग को जान रहे होते हैं। तो यूजुअली जो मेरा अप्रोच है और ये जो बुक का अप्रोच है वो ये है कि हम जिस साइड में जो साइड का बैलेंस होता है उसी में उसको बैलेंस आउट करेंगे। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट, आप भी सीख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाने में। और ये ट्रायल बैलेंस मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करूंगा इसी शीट पे, और वो ट्रायल बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करेंगे ये काफी है। हाँ, अब अच्छा, अब ये आप एक मैनुअली बनाएंगे तो एक नए पेज पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा जैसे हम बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो हम पहले क्या करते थे, पहले वो बिजनेस का नाम लिखते थे। इस बिजनेस का नाम क्या था, इसका नाम हमने लिखा था अब्दुल्ला फोटो कॉपी सर्विसेज। ठीक है, अब्दुल्ला फोटो कॉपिंग सर्विसेज। अब ये है क्या चीज, ये कौन सी चीज हम तैयार कर रहे हैं, किस चीज की समरी, ये है ट्रायल जनवरी बैलेंस। ठीक है, ये क्या है, ट्रायल बैलेंस। अब ये कौन से डेट पे हम तैयार कर रहे हैं। अब कीप इट माइंड, ये एक पीरियड की नीले नहीं, ये समरी है एक खास दिन पे कि इस दिन पे हमारे बैलेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे आएगा एज ऑन, और मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 30th को भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और 31st को भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं कहता हूं एज ऑन 31st Jan 2020। तो ये मेरे क्या हो गया है, ये एक हेडिंग बन गई है। ठीक है, अब ये मेरी हेडिंग बन गई है, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंटेन करने हैं, ये मेरा पहला होगा डेबिट। अच्छा, ये होना नहीं चाहिए, चले हो गया। अब ये मेरा होगा डेबिट और ये मेरा होगा क्रेडिट और ये मेरे होंगे अकाउंट्स। ठीक है, डेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेट यहाँ पे मेंशन है, डेट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये अकाउंट्स की मैं कौन सा ऑर्डर मेंटेन करूं। अब देखें, यूजुअली आपको जो भी अकाउंट पहले नजर आए उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये मेरा जो सीरीज है, मैं देखता हूँ पहले कैश है, फिर इक्विटी है, फिर प्रीपेड रेंट। ये जितनी भी सीरीज है एज इट इज मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ
और मुझे बैलेंसेस मिल जाएंगे, आखिर में बैलेंस आउट भी हो जाएगा। लेकिन मैं यूजुअली एक चीज प्रेफर करता हूँ कि मैं हमेशा एसेट्स को पहले लिखना पसंद करता हूँ, फॉलोड बाय लायबिलिटी, देन फॉलोड बाय इक्विटी, देन फॉलोड बाय जो हमारा है रेवेन्यू, और फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह से जो बाद में मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं तो वो उसको बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। तो जो मैं फॉलो करता हूं वो क्या करता हूं कि सबसे पहले एसेट्स लिखता हूं, और एसेट्स में भी जो मोस्ट लिक्विड एसेट है उससे शुरू करता हूं। जो सबसे पहले हमारा जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो है कैश। ठीक है, कैश। तो कैश अकाउंट, सबसे पहले हम कैश अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैश का हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। ये मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये क्या है, 15,000 हमारे पास कैश बैलेंस क्या है, डेबिट है। ये देखें डेबिट है ना, डेबिट साइड पे है, तो डेबिट बैलेंस है कैश का। नॉर्मल बैलेंस जितने भी एसेट्स होंगे उनके नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट होंगे 15,000। इसके बाद जो है मैं देखता हूं कि मेरे पास जो दूसरा एसेट है वो है प्रीपेड रेंट। इससे भी एक जो ज्यादा लिक्विड एसेट है वो तो है ये आखिर में जो मैंने लिखा हुआ है ट्रेड डेटर। ये देखें ट्रेड डेटर, कैश के बाद मुझे टेक्निकली ट्रेड डेटर लिखना चाहिए, लेकिन उसका बैलेंस है निल। अगर ट्रेड डेटर का बैलेंस निल है तो उसको टेक्निकली मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो वैसे आपको समझाने के लिए देता हूँ ट्रेड डेटर, और ट्रेड डेटर यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0 इसलिए लिखता हूँ कि बाद में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा निल लिखूंगा तो वो एरर देगा। तो यहाँ पे मैंने 0 वैसे तो वो निल लिखेगा जो भी अकाउंटेंट होगा। इसके बाद मेरे पास जो लिक्विड एसेट है जो कि जिसकी लाइफ बहुत कम है, जिसकी लाइफ बहुत कम है, वो क्या है, वो मेरे पास है जनाब ये स्टेशनरी और स्टोर सप्लाईज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का डेबिट बैलेंस कितना है, यहाँ पे देख लेता हूं कि स्टेशनरी 35,000। तो 35,000 मेरा डेबिट भी है 35,000। और फिर मेरे पास है स्टोर सप्लाई। ठीक है, स्टोर सप्लाईज कितना अमाउंट है 1500। अब इसके बाद मेरे पास जो एसेट है वो है प्रीपेड रेंट। अब मैं यहाँ पे प्रीपेड रेंट, अच्छा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी अगर आपने प्रीपेड रेंट पहले लिख दिया ट्रेड डेटर बाद में लिख दिया तो कोई गलती नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर में बना रहा हूँ आपको ये सिर्फ बावर करने के लिए कि जो मोस्ट लिक्विड एसेट है उसको मैं टॉप पे लिखता हूँ और जितनी उसकी लिक्विडिटी कम हो रही है उसको बॉटम पे लिखता हूँ। तो प्रीपेड रेंट इसका जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस 1,20,000 1,20,000 के जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे करंट एसेट्स के हैं। तो मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे आसानी होगी। अब इसके बाद प्रीपेड रेंट के बाद मेरे पास जो है फिक्स एसेट शुरू होते हैं और उसमें एक है फर्नीचर एंड फिक्सचर और एक है इक्विपमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्विपमेंट को पहले लिखता हूँ क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इक्विपमेंट शायद हमें जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा और फिक्सचर हमारे सालों साल चलेगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लूंगा इक्विपमेंट जो इसकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो है 2,50,000। अच्छा, ये जो लोग सवाल नहीं कर रहे तो वो म्यूट कर दें, अपने जितने भी माइक्स हैं म्यूट कर दें। आपकी घरों की आवाज भी आ रही हैं, जिस तरह मेरे कभी कभी बच्चे बहुत शोर करते हैं वो आपको भी सुनाई दे रहे होंगे। किसको कहूँ सर, ये आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी म्यूट कर सकते हैं उधर से। नहीं, वो खोलो सर, सबको म्यूट करूंगा फिर वो हैंड रेज करना पड़ेगा। एनीवे सारे प्रोफेशनल हैं, एमकॉम वाले बड़े अच्छे लोग हैं तो इसके साथ सब बहुत खुश हैं, बाकी तो बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं। एनीवे तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इक्विपमेंट और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फिक्सचर कितना है हमारा 1 लाख, ये भी आ गया। तो ये 1 लाख पूरा हो गया।
अब पूरा हो गया, ठीक है। 1 लाख का फर्नीचर फिक्सचर भी हो गया, ठीक है। अब ये हमारे तमाम एसेट्स हो गए हैं। एसेट्स के बाद क्या होता है कि मैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करूंगा वो लाइबिलिटी की करूंगा। अब लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी किसकी है? ट्रेड क्रेडिटर की। ये सबसे यानी जल्दी पेमेंट इसकी करनी होगी और ये क्रेडिट में इसकी होगी। तो मैं ट्रेड क्रेडिट को देखता हूँ और ट्रेड क्रेडिटर अगर आप ये देखें तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो ये 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। 1 लाख। अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर हो गया। इसके बाद हमने कोई लोन नहीं लिया, ठीक है। हाँ, एक और है, हाँ, बल्कि इवन ट्रेड क्रेडिटर से पहले मैं एक चीज लिख सकता था, लेकिन मैं आपको अब बताऊंगा। यूटिलिटी एक्सपेंस मैंने पहले यूटिलिटी बिल पेबल पहले लिखना चाहिए था क्योंकि इसके दिन कम है। ये तो कोई आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि बिल पेबल विद इन 10 डेज है या कुछ है, तो इसको मैंने टेक्निकली पहले लिखना चाहिए। एनीवे, मुझसे मिस हो गया तो आपको बता रहा हूँ कि अगर मिस हो जाए तो बस कोई कयामत नहीं आ जाती, नीचे ही लिख लें यूटिलिटी बिल पेएबल, ठीक है। तो यूटिलिटी बिल पेएबल आ गया। कितना पेएबल है? 3500 क्रेडिट में है, तो ये देखें यूटिलिटी बिल 3500 ये यूटिलिटी बिल पेएबल 3500 क्रेडिटर में, क्रेडिट में है, तो ये क्रेडिट में आ गया 3500। अच्छा, ये किसका बच्चा उनके साथ बैठा हुआ है? बच्चे को कहें कि पेंसिल वगैरह ना करें, तो ये डिसेबल क्या है? पार्टिसिपेंट एनोटेशन। और क्या करूं? क्लियर करूं? किधर गए? एनोटेशन और क्लियर स्क्रीन, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यूटिलिटी बिल पेएबल भी हो गया 3500। इसके बाद हमारे पास और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो लायबिलिटी नहीं है तो हम इक्विटी की तरफ मूव करते हैं। तो इक्विटी हमारे पास एक ही इक्विटी है, यानी कोई विड्रॉल भी नहीं है। अब्दुल्लास कैपिटल, ठीक है। अब्दुल्लास कैपिटल में क्रेडिट पड़ा हुआ है, देखें यहाँ पे अब्दुल्ला कैपिटल में 500,000 का क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट में लिख लूंगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कोई मैंने विड्रॉल एज्यूम नहीं किया, लेकिन आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें विड्रॉल था। तो ये अब्दुल्ला कैपिटल जैसी आप, या वहां पे वसीम कैपिटल आप जैसी लिख लेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे विड्रॉल्स या वसीम ओनर विड्रॉल्स, तो उसको आप डेबिट में लिखेंगे। जितनी भी विड्रॉल हैं वो डेबिट में आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई विड्रॉल नहीं है तो मैं विड्रॉल नहीं देखूंगा। इसके बाद इक्विटी के बाद मैं रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू को शुरू कर देता हूँ। सर्विस रेवेन्यू, अब जितनी भी किस्म के रेवेन्यू होंगे वो तमाम मैं लिखूंगा और वो भी क्रेडिट बैलेंसेस है। तो सर्विस रेवेन्यू को ढूंढ लेता हूँ। सर्विस रेवेन्यू कहाँ पे है? ये है। और सर्विस रेवेन्यू का टोटल बैलेंस कितना है? 26,000, वो भी क्रेडिट है सारा का सारा। तो ये 26,000 क्रेडिट करवा देता हूँ, 26,000। अच्छा, अब मजे की बात, ये जो मैंने मेंटेन किया ना, ये देखें यहाँ तक। अब यहाँ तक ये क्या है? ऑलमोस्ट ये बैलेंस शीट है आपका बैलेंस शीट है। ये देखें, ये सारे एसेट और ये सारे आपकी इक्विटी, और इसके नीचे इक्विटी के नीचे ये जो सर्विस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हो जाएंगे, इसका आप बैलेंस आउट करें और इक्विटी में उसको ऐड कर दें तो आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे। तो हमारे पास एक एक्सपेंस है यूटिलिटी एक्सपेंस, जो कि डेबिट है। कितना? ये देखिए, मैं ये यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट है कितना? 3,500। और इसके अलावा वेजेस एक्सपेंस वो भी डेबिट है, वो कितना है? 4,500। 45 था। देख लेता हूँ यहाँ पे, यूटिलिटी एक्सपेंस 3,500 और फिर है वेजेस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस वो कितना है? 4,500, ठीक है। अब दुआ हमारा ये जो कंप्लीट हो गया है, तो इसका डेबिट जितना भी बैलेंस है उसका टोटल और क्रेडिट जितना भी बैलेंस है, ये टोटल आपस में क्या हो? इक्वल हो। अगर ये इक्वल है तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल।
अगर नहीं इक्वल आते हैं तो मतलब है कि हमारे ठीक है। ट्रायल ठीक है। बैलेंस समरी जो है वो ठीक, तो कुछ चीज हमने मिस की है। हाँ उसमें कुछ हमने मिस किया होगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ टोटल, और ये कर देता हूँ भाई टोटल, ठीक है। ये और इसी तरह ये टोटल यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो आप देखते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो है वो इक्वल आ गया है। तो मतलब ये है कि हमने कोई चीज़ या कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं की, नहीं की। ठीक है। तो ये हमारे टोटल इक्वल आ गए यस हैं। सर। अच्छा, एक और कन्वेंशन, ये जो लास्ट फिगर होते हैं इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। ये जो लास्ट फिगर होते हैं इसके नीचे हमेशा डबल लाइन होती है। अकाउंटिंग में हमेशा डबल लाइन जो है प्रेफर की जाती है। डबल लाइन से मतलब ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, या ये जो कैलकुलेशन है, ये फाइनल complete कैलकुलेशन होगी। है, इसके नीचे कोई कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। नहीं हो रहा, ठीक है। तो नहीं ये होगी। हमारी क्या बन गई है, ये हमारा बन गया है ट्रायल बैलेंस। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बैलेंस। कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब आ रही सर, है आप running लोगों account। की बारी। समझा दे ये समझा दे। क्या समझाना है? सर रनिंग अकाउंट का थोड़ा सा रनिंग कैश। कौन सा अकाउंट समझा लूं? रनिंग बैलेंस? यस सर, रनिंग कैश बैलेंस। अच्छा, रनिंग, ये देखिए ये इसको कहते हैं रनिंग बैलेंस लेजर, ठीक है। रनिंग बैलेंस लेजर, ये है टी अकाउंट लेजर्स। ये सारे के सारे मैंने टी अकाउंट लेजर्स बनाए हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश का मैंने आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन आपको बताया कि अगर हम रनिंग बैलेंस लेजर मेंटेन करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में बनेगा, अगर टी अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस फॉर्मेट में बनेगा। यानी टी अकाउंट्स अगर है तो हम डेबिट एक साइड पे लिखते हैं और क्रेडिट दूसरे साइड पे लिखते हैं। अगर रनिंग बैलेंस करते हैं तो आप देखते हैं एक ही साइड में, यानी एक ही फ्लो में लिखते हैं, लेकिन दो कॉलम बना के इसको सेपरेट करते हैं और हमेशा बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें, ये डेबिट बैलेंस है तो शुरुआत डेबिट बैलेंस से हुई, डेबिट से अब क्रेडिट माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पे डेबिट दोबारा इसमें ऐड हो रहा है। तो देखें 5 में से 120 गया तो ये बच गया, इसमें से ये माइनस हुआ तो 80 बच गया, 80 से 35 गया तो 45 बच गया, 45 से 1500 गया तो 43 बच गया, इससे 50,000 गया तो -6,500, यानी ये क्रेडिट में चेंज हो गया, ये बैलेंस क्रेडिट हो गया। ये टेक्निकली होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि चलिए ये इतना मसला नहीं है क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट ही आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये है कैश। अगर यहाँ पे कैश के बजाय इसको मैं बैंक कर दूं ना, तो फिर ये कोई गलती नहीं होगी, ये पॉसिबल है, क्योंकि बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते रहते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं हो सकता। एनीवे, ये था क्या, रनिंग बैलेंस। अब ये नीचे रनिंग बैलेंस नहीं है, ये सेपरेट चीज है, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस समरी है, ये एट द एंड ऑफ द मंथ प्रिपेयर हुई है। वैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, ये रोजाना की बेस पे अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं कि जब ये क्लोज कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स, यानी दिन को एंड कर रहा होता है, कि अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो जब डे एंड कर रहा होता है ना अपने डेटाबेस में, तो वो ये ट्रायल बैलेंस को देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस है या नहीं। तो वो उनको बता देता है कि अगर बैलेंस हो रहा होता है तो उन्होंने तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन पोस्ट की होती हैं, अगर वो बैलेंस नहीं आ रहा होता है तो उनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग है, यानी उन्होंने क्रेडिट किया है लेकिन कुछ डेबिट नहीं किया, या डेबिट किया है लेकिन कुछ क्रेडिट नहीं किया, तो उसके साथ वो अपनी गलती रेक्टिफाई कर सकते हैं। यस सर। जितनी भी बैंक्स हैं उसमें रोजाना लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं ओवरऑल, जितनी भी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच की अगर हम बात करें तो एक ब्रांच में कई सौ ट्रांजैक्शन होते हैं। वो कई सौ ट्रांजैक्शन हमेशा रोजाना क्या होते हैं, वो पास होते हैं, उसकी पोस्टिंग होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कंप्यूटर में एक बार एंट्री कर देते हैं, वो रिकॉर्ड पास होके पोस्ट भी हो जाती है। और रोजाना दिन एंड पे क्या होता है, 5 बजे के बाद वो अपना ट्रायल बैलेंस चेक करना शुरू कर देते हैं, क्लोजिंग उसको कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्लोजिंग नहीं है।
तो वो ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, जब उनका बैलेंस हो जाता है तो डे एंड कर देते हैं। जब उनका बैलेंस नहीं हो रहा होता तो वो मैनेजर साहब वो जितने भी हैं वो बैठे रहते हैं, कभी कभार रात को 7, 9, 8, 10, 12 भी बज जाते हैं। जब तक वो गलती रेक्टिफाई नहीं करते वो बेचारे अपने ब्रांच बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है